हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमान अनवर खान बायोलॉजी चैनल में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज मैं आपके सामने एक और बहुत बेहतरीन सा वन शॉट लेके आया हूं प्लांट फिजियोलॉजी का। बच्चों ये अगला चैप्टर है, ये ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा कहते हैं ना छोटा चैप्टर है और थोड़ा सा रटने वाला चैप्टर है। इसमें काफी सारी चीजें आपको याद करने वाली चैप्टर है, ठीक है। इसमें काफी सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। द चैप्टर नेम इज नन अनदर देन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। इसमें कुछ साइकिल्स हैं जो कि आपको याद करनी है, समझनी है, दैट्स इट, ठीक है। उतना आपको, अगर आपको एटीपी का फ्लो समझ में आ गया इस चैप्टर में तो ये चैप्टर डन, ठीक है। आपको एटीपी के फ्लो को समझना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कैसे आपका एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फ्लो हो रहा है, मतलब कैसे आपके ब्रेकडाउन के थ्रू क्या क्या सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं उसको समझना है, उसी को याद करना है और किस साइकिल में कितना प्रोपोर्शन बन रहा है उतना आपने कर लिया, चैप्टर डन, ठीक है। तो बहुत ही निहायत ही इजी चैप्टर है ये, लेकिन आपको रटने वाला चैप्टर। यू हैव टू रिमेंबर दिस चैप्टर वेरी वेल। तो बस मैं एक ही चीज कहूंगा भैया, अगर वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, ठीक है। आपके एक सब्सक्राइब से मेरी बहुत हेल्प होगी, तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए और प्लीज डू कमेंट। बहुत सारे बच्चे, क्या बहुत ही कम बच्चे कमेंट करते हैं, तो प्लीज आई वांट ऑल ऑफ योर सपोर्ट, सो जस्ट गो अहेड एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिख रहा होगा, जस्ट गो अहेड एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, नहीं तो पिंड कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको ये प्रॉपर नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। ये सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। तो विदाउट अड्यू, और हाँ, पुराने कई सारे वन शॉट्स हैं अवेलेबल बच्चों, उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसको बेस पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट में जाएंगे तो आपको बायोलॉजी के वन शॉट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। जस्ट गो अहेड एंड वॉच दोज वन शॉट्स, बहुत ही डिटेल फॉर्म में है और बहुत ही सही लेक्चर्स है, ठीक है, जाके देखो, ठीक है। तो चलो बच्चों पढ़ाई की तरफ बढ़ जाते हैं, अपने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की तरफ शुरुआत करते हैं। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में बच्चों सबसे पहले एक डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे, वो क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है उससे शुरुआत करेंगे। Let's start with the definition called as the cellular respiration. तो अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात करें तो इट इज व्हाट, इट इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड, इट इज व्हाट, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल टू रिलीज एनर्जी, एंड दिस एनर्जी is trapped, this energy is trapped for the synthesis of ATP, for the synthesis of ATP। इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल, ठीक है, आपके सेल के अंदर में जो फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है टू रिलीज द एनर्जी, और उसी एनर्जी को हम ट्रैप करें इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एज, मतलब ट्रैप्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इस रेस्पिरेशन के लिए हमें कई सारे सबस्ट्रेट्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल देम एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दो तरीके के होते हैं, फ्लोटिंग और आपके क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो पहले समझ लीजिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है क्या। हमारी देखो हमारी बॉडी को दूध चावल आटा नहीं चाहिए। मैं सच बताऊं तो दूध चावल रोटी नहीं चाहिए होती हमारी बॉडी को। क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स चाहिए, चाहे वो किसी भी सोर्स है, ठीक है। अगर आपको क्या कहते हैं किसी और सोर्स से वो क्या कहते हैं आपको एनर्जी मिल रही, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है तो अब चलेगा, ठीक है। आप प्रोटीन के लिए क्या कहते हैं चिकन खा रहे हो चलेगा, आप वो मटन खा रहे हो चलेगा, आप वो क्या कहते हैं ना पनीर खा रहे हो चलेगा, टोफू खा रहे हो तो चलेगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी सोर्स यूज कर सकते हो फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के लिए कोई सा भी सोर्स यूज कर सकते हो, लेकिन हमारी बॉडी को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स की जरूरत पड़ती है रादर देन अदर सब्सटेंसेस। तो वो बॉडी रिक्वायर्स कार्बोहाइड्रेट, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, फैट्स की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है एंड ऑर्गेनिक एसिड्स की जरूरत पड़ती है। अब ये जो अवेलेबल फूड्स हैं बच्चों, ये हमारे मतलब ये जो अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ फूड है बच्चों, हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से स्टोर होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से स्टोर होते हैं। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में वापस आए तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक। फ्लोटिंग, एज द नेम सजेस्ट, फ्लोटिंग का मतलब क्या है बच्चों, ये आपके फ्री गॉबुलर फॉर्म में ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। दे कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री गॉबुलर फॉर्म,
ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, फ्री फॉर्म में ये आपके प्रेजेंट हो सकते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये आपके दो तरीके के होते हैं, फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक है, दो तरीके के होते हैं बच्चों ये, फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक। फ्लोटिंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, फ्लोटिंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड प्रोटोप्लाज्मिक। तो फ्लोटिंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ये क्या है बच्चों, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और वो क्या कर रहे हैं बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह रोटेशन का भी काम कर रहे हैं, स्टोरेज का भी काम कर रहे होते हैं। तो अभी अगर हम फ्लोटिंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के बारे में देखें तो फ्लोटिंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में कौन कौन से आते हैं, वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, वी हैव कार्बोहाइड्रेट और वी कैन से दिस फैट्स। और ये काम क्या करते हैं बच्चों, स्टोरेज का काम कर रहे हैं, दे आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज वर्क। और वहीं अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो ये क्या करते हैं बच्चों, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन ऑफ द सेल। ठीक है, जो हमारा मेन कंटेंट क्या, व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म, सेल विदाउट सेल वॉल। ठीक है, जो मेन कंटेंट है बच्चों आपके सेल का, वो इनके थ्रू बन रहा है प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक है, तो इसमें कौन से आते हैं बच्चों, द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेन्स प्रोटीन। इनका कोई स्टोरेज में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये आपका मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब अगर ये लेट्स सपोज ये अगर डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, अब अगर ये डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, देखो अगर हम कार्बोहाइड्रेट और फैट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में कोई भी एज सच फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारी बॉडी में एज सच कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बस मोटे से पतला हो जाएगा इंसान। लेकिन अगर प्रोटोप्लाज्मिक सबस्ट्रेट्स जैसे कि आपका प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय अप हो रहा है तो क्या होता है बच्चों, हमारी मेटाबॉलिक मशीनरी डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, it is going to destroy our metabolic machinery, our metabolic machinery is disturbed। ठीक है, हमारी क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिक मशीनरी डिस्टर्ब हो जाएगी और क्या हो जाएगा, आपका डेथ ऑफ सेल हो जाएगा। इसकी वजह से आपका क्या हो सकता है बच्चों, आपका डेथ ऑफ सेल हो जाता है। और इसकी वजह से जब ये डेथ ऑफ सेल हो रहा है तो ये क्या करता है बच्चों, दे आर गोइंग टू रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस या टॉक्सिन, मतलब ये टॉक्सिक प्रोडक्ट रिलीज करेगा। ठीक है, ये वो ऐसा एक्स हो जाएगा जो कि क्या करेगा भैया, हर वक्त आपको डसेगा, ये टॉक्सिक प्रोडक्ट रिलीज करेगा। ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस, इनके डेथ के बाद क्या होता है बच्चों, अगर आपका प्रोटीन सब्सटेंसेस, अगर प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स अगर बर्न ऑफ होते हैं तो दे आर गोइंग टू रिलीज द टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ये क्या करते हैं बच्चों, काफी खासा तरीके से ये रिलीज ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्या कहते हैं ना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो जैसे कि अगर हम एक छोटा सा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर में, एक लेग्यूमिनस सीड के अंदर में आपका, एक लेग्यूमिनस सीड्स के अंदर में जो आपका प्रोटीन है वो कैसा प्रोटीन है, इज इट अ फ्लोटिंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट और अ प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेगमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मुझे रिसेंटली मुझे किसी एक टीचर ने मुझसे पूछा था एंड आई वाज लाइक, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया था, क्या है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके सारे क्वेश्चंस को डिफाइन कर देगा। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, एक लेग्यूमिनस सीड के अंदर में जो उसका प्रोटीन है वो फ्लोटिंग है या प्रोटोप्लाज्मिक है, सोच समझ के आंसर करिएगा। ठीक है, कमेंट सेगमेंट में आंसर करेंगे, और अगर इसके बारे में डिस्कशन करना है तो टेलीग्राम चैनल पे मिलिए मुझसे बात करिए, आई विल बी टेलिंग यू द आंसर ऑफ इट। ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू द आंसर ऑफ इट, और नहीं तो एक महीने बाद मैं इसको कमेंट सेगमेंट में भी इसको टाइप करके ले छोड़ दूंगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा आपका फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बारे में। तो अगर मैं इसके पूरे लॉजिकली समझूं, अगर मैं इसका पूरा लॉजिक समझूं तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, पूरा लॉजिकली अगर हम समझे तो कैसे आपका ये रेस्पिरेशन काम करता है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस लॉजिक वाइज। तो लेट्स सपोज वी हैव कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा तो ये एक 10 स्टेप रिएक्शन के थ्रू ब्रेकडाउन होता है टू फॉर्म अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, नहीं सॉरी, कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज का फिर होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना एंड देन ग्लूकोज विल अंडरगो अ 10 स्टेप रिएक्शन टू फॉर्म पायरुविक एसिड, इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो कि क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। सो 3 into 2 क्या हो गया, 6 कार्बन नंबर। ठीक है, 3 into 2 टोटल कितना हो गया, 6 कार्बन नंबर। और ग्लूकोज में भी कार्बन C6H12O6, इसमें भी क्या होता है, कार्बन नंबर 6 है, मतलब कार्बन नंबर जस्टिफिकेशन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस, द ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड का जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस प्रोसेस एज ग्लाइकोलाइसिस।
इस प्रतिक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? वी कॉल देम एज द ग्लाइकोलिसिस एंड इट टेक्स प्लेस इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहां पे होता है बच्चों? ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में हो रहा है। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है, अब ये काम करता है इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर इस ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड कहां पे बच्चों? अगर ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, ठीक है, अगर ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड किसमें बच्चों? ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, तो ये क्या परफॉर्म करती है बच्चों? ये आपका ये एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगी। अगर ये आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, सिंपल एज दैट। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे बच्चों? ये आपका कौन सा रिएक्शन परफॉर्म करेंगे? ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल को यूज करके, मतलब दे आर गोइंग टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड एनर्जी। तो अगर हम देखें तो इसके प्रोडक्शन के थ्रू अगर मैं डायरेक्टली बताऊं आपको, तो दे आर गोइंग टू रिलीज 6 कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आपने ये जूनियर क्लास में, क्लास 10 में भी लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर में, जो भी सीबीएसई बोर्ड में है, उन्होंने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर में क्या पढ़ा था कि आपके क्या कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यील्ड 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल एंड 36 और 38 एटीपी। मतलब आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 38 एटीपी है, लेकिन मैं आपको 36 एटीपी का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है, वहां पे सिर्फ पढ़ा था, यहां पे हम समझेंगे कैसे हो रहा है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस आपका 38 और 36 एटीपी। मतलब ये एनर्जी भी रिलीज होती है जो कि आपको हम ट्रैप कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी में, हम इसको ट्रैप आउट कर रहे हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? एरोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर ऑक्सीजन नहीं, लेट्स सपोज देयर इज नो ऑक्सीजन, अगर आपके इस पायरुविक एसिड को कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तब ये क्या करता है बच्चों? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। ये 2 तरीके के रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकता है, दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। It can perform 2 types of respiration: lactic acid fermentation and alcoholic fermentation. ठीक है, lactic acid fermentation and alcoholic fermentation both are extremely important. In lactic acid fermentation we are going to release lactic acid plus energy. In lactic acid fermentation we are going to release lactic acid plus energy. एनर्जी का जो यूनिट होता है वो 2 ATP है। एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर में क्या है बच्चों? ये अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी को रिलीज कर रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, चाहे जो ऑर्गेनिज्म हो, ऑब्जर्व वन थिंग, चाहे जो ऑर्गेनिज्म हो, ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा। ठीक है, आपके साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन, ये जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन है, चाहे वो जो ऑर्गेनिज्म हो, होगा ही होगा, चाहे वो जो भी हो, उसके अंदर में पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा ही होगा। तो फटाफट से आप क्या कर सकते हो? उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चाहे जो हो जाए ये तो प्रोसेस होगा ही होगा। ठीक है, इट्स द मोस्ट कॉमन प्रोसेस और ये एक बहुत ही सही प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस होगा ही होगा चाहे जो हो जाए। ठीक है, दिस प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन इन एनी कंडीशन। ठीक है, चाहे वो जो कंडीशन हो जाए, ये प्रोसेस होगी ही होगी। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? मतलब ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का, ये मतलब ये किसी भी रेस्पिरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, किसी भी रेस्पिरेशन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो अब हमने क्या पढ़ा? 2 तरीके की रेस्पिरेशन है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में बेसिकली देखें तो 3 तरीके के होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस। ठीक है, वी हैव ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस। तो
ये जो मैं पार्ट बताने जा रहा हूं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका स्पेशल पार्ट है। ये एग्जाम में एज इट इज पूछा जाएगा, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको ढंग से याद करें और ढंग से लिखें। तो ये प्रोसेसेस होते हैं हमारे सेल के अंदर में, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं बच्चों हमारे सेल के अंदर में, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो अगर हम देखें इसके अंदर में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर में हम देखें तो हमें समझ में आ जाएगा पूरा प्रोसेस के बारे में। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोकैरियोट्स में कहां पे होता है, टेक्स प्लेस इनटू द साइटोप्लाज्म, एंड यूकैरियोट्स के अंदर में भी कहां पे होता है बच्चों, ये साइटोप्लाज्म के अंदर में ही होता है। इन बोथ द केसेस दे आर गोइंग टू अकर इनटू साइटोप्लाज्म, इन दोनों के केसेस में ये साइटोप्लाज्म के अंदर में ही होता है। और रही बात क्रेब्स साइकिल की, क्रेब्स साइकिल कहां पे होता है, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इनटू साइटोप्लाज्म एंड आपके ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ये ठीक है, ये आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर में होता है। यूकैरियोट्स के अंदर में कहां होगा बच्चों, टेक्स प्लेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर में यूकैरियोट में होता है। और वहीं अगर हम प्रोकैरियोट्स में ईटीएस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखें तो ये आपके प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो रहा है, टेक्स प्लेस इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड यूकैरियोट्स में किसमें होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, अभी से ही याद कर लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, अभी से ही इसको अच्छे तरीके से याद कर लो। ठीक है, इट इज गोइंग टू टेक प्लेस इनटू द इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो हम सबसे पहला जो प्रोसेस समझने वाले हैं वो कौन सा बच्चों, आपका ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस राइट डाउन द हेडिंग, ग्लाइकोलाइसिस और ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस और ईएमपी पाथवे को हम सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस एंड ईएमपी पाथवे को समझने वाले हैं। ग्लाइकोलाइसिस एंड ईएमपी पाथवे कैसे काम करता है। ठीक है, ईएमपी पाथवे का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्बेडेड मेयरहॉफ पैरेंट्स पाथवे, उन्हीं के साइंटिस्ट के नाम पे था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एम्बेडेड मेयरहॉफ एंड देन पैरेंट्स पाथवे, इन तीन साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था, दैट्स व्हाई बता द नेम एम्बेडेड मेयरहॉफ पैरेंट्स पाथवे इसको बोला जाता है। तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस क्या है बच्चों, एक 10 स्टेप रिएक्शन है। ये एक 10 स्टेप रिएक्शन होता है, 10 स्टेप का रिएक्शन है। जो पहले 5 स्टेप हैं इसके वो क्या होते हैं बच्चों, एनर्जी कंज्यूमेबल फेज है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, खर्चा करें। वही होता है ना, किसी भी बिजनेस चलाने से पहले या कुछ भी काम करने से पहले आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ कंज्यूम कराते हो, कुछ ना कुछ खर्चा करते हो, तभी आप क्या मिलता है बच्चों, आपको लागत मिलती है। वही हो गया ना, जैसे मेहनत का फल, बिना मेहनत के कैसे फल मिलेगा भाई, मेहनत तो करो। वही हो गया इसका एग्जाम्पल, मेहनत का फल बेस्ट एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको कि जैसे मेहनत का फल बिना किसी परिश्रम के नहीं मिलता, उसी तरीके से बच्चों ये है। तो आपको पहले क्या करना होता है बच्चों, परिश्रम करना होता है। ठीक है, तो 10 स्टेप रिएक्शन है। जो पहला फर्स्ट स्टेप है वो आपके 1 to 5 स्टेप है। ठीक है, पहला जो स्टेप है, जो पहला राउंड है वो बच्चों 1 to 5 स्टेप के अंदर में होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, द एनर्जी इज गोइंग टू पे ऑफ। ठीक है, इसमें हम एनर्जी स्पेंडिंग फेज है, ये आपका एनर्जी स्पेंडिंग फेज है, जिसको हम एनर्जी कंज्यूमिंग फेज भी बुलाते हैं। एनर्जी कंज्यूमिंग भी बुलाते हैं, इसको हम ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, हम एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, एनर्जी को स्पेंड कर रहे हैं, एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब ये हो गया ना कि हम खर्चा करने वाले हैं स्टेप के अंदर, वी आर गोइंग टू स्पेंड मनी इन दिस स्टेप। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अच्छा खासा खर्चा करते हैं ताकि हम एनर्जी को बना सके। ठीक है, दैट्स व्हाई एनर्जी स्पेंडिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग और ग्लूकोज एक्टिवेशन और द प्रिपरेटरी फेज। जो अगला जो दूसरा स्टेप है, जो आपके 6 से लेके 10 स्टेप है, अगले जो 5 स्टेप्स हैं वो 6 to 10 स्टेप है। वो कैसा स्टेप होता है बच्चों, इट इज द एनर्जी कंजर्विंग और द पे ऑफ फेज। इट इज द एनर्जी कंजर्विंग
या हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको हम पे ऑफ फेज बुलाते हैं। कि हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमने जो कंजर्व किया था, जो हमने बचा के रखा था, वो हम क्या करें, जो अब हमें एनर्जी को बचाना है, अब हमें क्या है, जो भी हमने खर्चा किया था, अब उसका वक्त आ गया है लागत लेने का, मतलब अब आ गया मेहनत का फल खाने का वक्त आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, दसों के दसों। आपको दसों के दसों स्टेप्स के बारे में याद करना। अब ये मत मतलब सारे स्टेप्स के सारे एंजाइम्स याद करने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ स्टेप्स के एंजाइम याद कर लीजिए। ठीक है, किस स्टेप में आइसोमराइजेशन हो रहा है, किस स्टेप में आपका चेंजिंग हो रही है, वो स्टेप याद कर लीजिए। और किस स्टेप में एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन हो रहा है, वो तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, किस स्टेप में आपका एटीपी और एनएडीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, वो स्टेप आपको अच्छे तरीके से याद करना ही करना होगा। ठीक है, तो चलते बच्चों इन 10 स्टेप्स की तरफ, और प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन किन किन को याद है सारे के सारे स्टेप। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों ग्लूकोज से। तो सबसे पहले क्या होगा इन द फर्स्ट स्टेप, ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। सबसे पहला स्टेप क्या है, ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर में। ठीक है, ग्लूकोज इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इट्स अ 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज भी क्या होता है, C6H12O6, ये भी क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब ये आपके हेक्सोकाइनेज के थ्रू। ठीक है, इट इज गोइंग टू एक्ट आउट लाइक बाय द हेक्सोकाइनेज। ठीक है, ये आपके हेक्सोकाइनेज के थ्रू हो रहा है ये स्टेप, जिसमें हमारा मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है इनको साथ में। ठीक है, हेक्सोकाइनेज के थ्रू हो रहा है ये स्टेप, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है बच्चों, आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। जो कि ये भी एक क्या है बच्चों, इट्स अ 6 कार्बन कंपाउंड। ये भी क्या है बच्चों, एक 6 कार्बन कंपाउंड है ये। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये क्या है, दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज व्हाट, ये भी आपका एक आइसोमरेज एंजाइम है। ठीक है, ये आपका एक आइसोमर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, दिस गोइंग टू फॉर्म आइसोमर, एंड ये जो आपका ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये जो फॉर्मेशन हुआ वो किससे हुआ बच्चों, फॉस्फोहेक्सोकाइनेज की मदद से हुआ है, सॉरी फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज की हुआ है, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की वजह से हुआ है। ठीक है, इज बीन डन बाय फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू ये प्रोसेस हुआ है। ठीक है, और साथ में इसमें भी बच्चों मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ी है। ठीक है, इसमें भी हमने क्या किया, मैग्नीशियम आयन। अच्छा हाँ, एक स्टेप याद रखिएगा, ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, इसमें क्या हुआ बच्चों, हमने एटीपी को खर्चा किया। यहां पे स्टार्टिंग के प्रोसेस को हमने स्टार्ट करने के लिए क्या किया बच्चों, एटीपी का खर्चा किया। एक एटीपी हमने स्टार्टिंग के स्टेप में हमने स्पेंड ऑफ कर दिया है। वही हो गया ना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नींव रखने के लिए कुछ तो आपको थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये भी क्या है बच्चों, इट्स 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है, और ये फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज के थ्रू बनता है। ठीक है, फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज के थ्रू बन रहा है। ठीक है, इट इज बीन फॉर्म्ड बाय फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज के थ्रू बन रहा है, जो कि आपका इसमें भी आपका मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इस प्रोसेस के अंदर में भी क्या हो रहा है बच्चों, हम एटीपी को खर्चा कर रहे हैं टू फॉर्म एडीपी। ठीक है, तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, नहीं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्टेप हो चुके हैं बच्चों। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 स्टेप हो चुके हैं इसके अंदर में। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पहला आपका ग्लूकोज का इसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का इसमें, और फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का कन्वर्जन किसमें हो रहा है बच्चों, ये आपका कन्वर्ट होंगे 2 पार्ट में। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है बच्चों, ये अब आपके ब्रेक डाउन कर जाते हैं 2 पार्ट में। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डैप बुलाते हैं इसको हम। और ये क्या है बच्चों, और फिर दूसरा क्या है बच्चों, 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, जिसको हम गैप भी बोलते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, जिसको हम गैप भी बोलते हैं।
ठीक है, ये ब्रेक डाउन होकर क्या बनाते हैं बच्चों, डैप एंड गैप बना लेते हैं। डैप एंड गैप का ये फॉर्मेशन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट। ठीक है, ये आपका ये ट्रायोस फॉस्फेट के थ्रू हो रहा है, और इसमें फिर आइसोमर भी बनते हैं। ये अपनी कॉपी खुद ये आपस में इंटरचेंजेबल हो जाते हैं, तो ये आपस में इंटरचेंजेबल हो जाते हैं, और फिर ये फर्दर ऑन कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मैं कलर चेंज, चलो नहीं यही कलर यूज करते हैं। अब ये फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये दोनों के दोनों 3 कार्बन कंपाउंड है, दे बोथ आर, ये इन्होंने स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, स्प्लिट करके 3 कार्बन कंपाउंड में चले गए हैं। अब ये क्या बनाएंगे बच्चों, अब ये बना लेते हैं क्या, दे आर गोइंग टू फॉर्म 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का ये फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब इसकी जो यूनिट होती है वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तभी आपका क्या हो जाता है बच्चों, कार्बन नंबर क्या हो जाता है बच्चों, इसका जस्टिफाइड फॉर्म में कार्बन नंबर चला जाता है। अब इस प्रोसेस के अंदर में हमें क्या लगता है, ग्लिसल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, मतलब ग्लिसल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगते हैं। द एंजाइम विच इज बीन इन्वॉल्व्ड इज ग्लिसल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ग्लिसल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगता है। साथ में बच्चों हम इसमें वाटर का इस्तेमाल करते हैं, साथ में हम क्या करते हैं बच्चों, वाटर का इस्तेमाल करते हैं। और आपका फॉर्मेशन इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH हो रहा है फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD+। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD+ से क्या हो जाएगा बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH का फॉर्मेशन हो जा रहा है इसके अंदर में। ठीक है, अगला स्टेप हम अगले पेज पे लिखेंगे, तो अगर जिन जिन को इसका स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जस्ट गो अहेड एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, अब ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसके कन्वर्जन के लिए हम इसको अगले स्टेप में ही लिख लेते हैं, इसको हम अगले स्टेप में ही लिख लेते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली क्या होगा, आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा बच्चों, ये ATP का इस्तेमाल होगा। और साथ में पहले हम एंजाइम लिख लेते हैं, द एंजाइम इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम है विथ मैग्नीशियम आयन, और ये क्या करेगा बच्चों, ATP का फॉर्मेशन करेगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनेंगे, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP को यूज करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा बच्चों, तो जो इससे प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, तो कार्बन नंबर क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चों, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज के थ्रू। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज के थ्रू ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 कार्बन कंपाउंड है। एंड फिर ये क्या करेगा बच्चों, विद द हेल्प ऑफ इनोलेज एंजाइम, इनोलेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है, ये विद द हेल्प ऑफ इनोलेज एंजाइम एंड मैग्नीशियम आयन, ये क्या करेगा बच्चों, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज आउट कर देगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा बच्चों, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज आउट कर देगा। ठीक है, और साथ में क्या बनाएगा बच्चों, दे आर गोइंग टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेनॉल पायरुवेट। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेनॉल पायरुवेट, जो कि क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है। एंड देन इन द एंड, लास्ट स्टेप के अंदर में ये क्या बनाएगा बच्चों, फाइनली जो आउटपुट आएगा वो कौन सा है, पायरुविक एसिड है, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज की मदद से, विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज मैग्नीशियम आयन की मदद से। ठीक है, और ये क्या फॉर्म कर लेगा बच्चों, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है,
इस तरीके से बच्चों ये एक 10 स्टेप रिएक्शन है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल 10 स्टेप रिएक्शन होता है। तो मैं यहां पे नंबरिंग भी कर देता हूं, चलो आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये टोटल 10 स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। यू कैन सी इट्स अ टोटल 10 स्टेप रिएक्शन। शुरुआत के 5 स्टेप में क्या हुआ, हमने एटीपी का खर्चा किया है टू गेट द एटीपीस, ठीक है, टू गेट बैक द एटीपीस। अब देखो आपको ये चीज याद करके रखनी है, ये एक चीज बहुत अच्छे से समझ करके रखनी कि हमें इस पूरे स्टेप के अंदर में आइसोमराइजेशन 3 जगह पे हुआ है, ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 2 जगह पे हुआ है, डिहाइड्रोजनेशन आपके 1 जगह पे हुआ और ऑक्सीडेशन 1 जगह पे हुआ है। और इसका मेन चीज क्या बच्चों, आउटपुट। यू हैव टू रिमेंबर द आउटपुट, क्या आउटपुट रहा इस पूरे साइकिल का, ठीक है। आपको आउटपुट याद करके, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आउटपुट। आउटपुट ऑफ ग्लाइकोलिसिस याद करके रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आउटपुट आ रहा है ग्लाइकोलिसिस का। तो अगर हम इसका आउटपुट समझे तो 3 हमें देखना था, क्या आपका क्या रिलीज हो रहा था बाय द ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये क्या कर रहे थे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर एंड 38 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि आपने क्लास 10 में पढ़ा था। और मैंने आपको क्या कहा था, उस प्रोसेस को अब हम समझेंगे इसी सेगमेंट में अंदर, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कैसे, कितना एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, कितना वाटर। देखो आपकी बुक्स में वाटर के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको वाटर के बारे में बता दूंगा, क्योंकि भाई आपकी रिएक्शन में वाटर भी मेंशन्ड है। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। इस प्रोसेस को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एटीपी के बारे में बात करें, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में बात करें, तो एटीपी का फॉर्मेशन 2 तरीके से होता है, एसएलपी के थ्रू और आपका क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एसएलपी का मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कहां कहां पे हो रहा है। तो एसएलपी के थ्रू देखिए, मैं यहां पे फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, आगे चल के नहीं लिखूंगा मैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब आपका एसएलपी, एसएलपी के थ्रू देखिए कहां कहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एसएलपी के थ्रू देखिए कितना आपका एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 2 यहां पे फॉर्म हुआ, 2 यहां पे फॉर्म हुआ, 2 आपके 6 से 7वें स्टेप के बीच में फॉर्म हुआ, और एक 9वें से 10वें स्टेप के बीच में फॉर्म हुआ, ठीक है। तो टोटल कितना फॉर्मेशन हो गया एसएलपी के थ्रू, टोटल फॉर्मेशन बाय एसएलपी इज 4 एटीपी। दूसरा स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि आप आगे चल के इसको डिटेल में समझोगे। तो अगर हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में देखें तो हम ये भी कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके NADPH के फॉर्म में, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ NADPH के फॉर्म में भी कह सकते हैं कि सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH का फॉर्मेशन हुआ। देखिए इस स्टेप में यहां पे देखिए आपका सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH का फॉर्मेशन हुआ। हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली सिर्फ 2 NADH का ही फॉर्मेशन हुआ। अगर आप चाहो तो इसको ATP के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन ब्रेक दिस इनटू फॉर्म ऑफ ATP एंड यू कैन राइट इट डाउन। तो यू हैव टू रिमेंबर वन पर्टिकुलर थिंग, व्हेनेवर यू हैव टू रिमेंबर वन पर्टिकुलर थिंग, कि जब भी आपका, जस्ट अ सेकेंड, एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, जब भी आपका NADH का ब्रेकडाउन होता है बेटा, जब भी आपका NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है, व्हेनेवर द NADH ऑक्सीडेशन इज अकरिंग, एक पर्टिकुलर चीज होती है, व्हेनेवर देयर इज NADH ऑक्सीडेशन अकरिंग, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है बच्चों। इस ऑक्सीडेशन के थ्रू ये कहां जाता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है, और इस ETS के थ्रू बच्चों ये क्या बनाता है बच्चों, ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लेता है। दे आर गोइंग टू फॉर्म ऑक्सीजन। कैसे बनाता है बच्चों, ये हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, मतलब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाता है। इट इज गोइंग टू फॉर्म हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जो कि आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जो कि फॉर्म होता है 1 वाटर मॉलिक्यूल। दिस 1 वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज व्हाट, मेटाबॉलिक वाटर। आपने जूलॉजी में भी इसको बहुत पढ़ा है, ठीक है, मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर। तो मेटाबॉलिक वाटर इस तरीके से आपके अलग अलग एनर्जी कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करने के थ्रू ही ये फॉर्म अप हो रहा है, उसी के थ्रू ही ये पर्टिकुलर चीज फॉर्म अप हो रही है, ठीक है, हाफ ऑक्सीजन। और साथ में आपका क्या बनाता है बच्चों, ये 3 ATP मॉलिक्यूल्स बना लेता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, ये आपका क्या, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, OP।
तो बेसिकली आपके NADH के ऑक्सीडेशन के थ्रू आपका क्या बन रहा है, वन वाटर मॉलिक्यूल जो कि क्या है, मेटाबॉलिक वाटर है, और 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम यहां पे OP देखें, यहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखें, तो कितने आपके NADH बने हैं? सो हाउ मेनी NADH इज बीन फॉर्म्ड ओवर हियर? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी 6 ATP। ठीक है, तो अगर हम टोटल देखें यहां पे, अगर हम यहां पे टोटल करें तो टोटल ATP कितना बन गया? 6 + 4 10 ATP का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन अगर आप देखिए शुरुआत में कहीं कहीं यूज भी हुआ है। स्टार्टिंग के स्टेप्स में क्या हुआ है बच्चों, आपके 2 जगहों पे यूज हुआ ATP, एक यहां पे यूज हुआ है और एक यहां पे, 2 जगह पे का ATP का इस्तेमाल हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल इसका माइनस कर देंगे, -2 ATP। तो इसका नेट ATP कितना आ जाएगा बच्चों? आपका 8 ATP आ जाता है। तो आपकी ग्लाइकोलिसिस के थ्रू टोटल जो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है वो कितना है बच्चों? 8 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? वाटर। अगर हम वाटर का फॉर्मेशन देखें तो ये आपका कैसा हो सकता है? डायरेक्ट। और दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक के बारे में अभी हमने बात की थी, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH हैं आपके? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर देयर? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH हैं। तो ये आपका एक मॉलिक्यूल, मतलब ब्रेकडाउन के थ्रू ये एक वाटर बनाता है। ठीक है, यू कैन सी एक NADH एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सेम ओवर हियर, तो NADH का 2 NADH मॉलिक्यूल है तो कितना वाटर बनाएंगे? हाउ मच वाटर दे आर गोइंग टू फॉर्म? दे आर गोइंग टू फॉर्म 2 वाटर। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं मेटाबॉलिक के थ्रू। और अगर हम डायरेक्ट के बारे में बात करें तो डायरेक्टली अगर हम देखें, वाटर मॉलिक्यूल जो फॉर्म हुआ है वो आपके इस स्टेप में, 8वें स्टेप के अंदर में फॉर्म हुआ है। डायरेक्टली आपके 8वें स्टेप के अंदर में वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है यहां पे। ठीक है, तो अगर हम यहां पे वाटर मॉलिक्यूल देखें डायरेक्टली, तो आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुए। तो अगर हम यहां पे टोटल कर लेंगे, अगर हम इसको टोटल अप करेंगे तो 4 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन आपका यूज भी हुआ है वाटर मॉलिक्यूल, यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है यहां पे। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल भी हुआ है। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल इज बीन यूज्ड अप आल्सो। ठीक है, यूज हुआ है बच्चों आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल -2 वाटर। सो टोटल नेट बचा कितना वाटर? 2 वाटर नेट बचा। तो 8 ATP एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि आपके इस स्टेप के अंदर में, इन दिस स्टेप आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होता है जब हम 5th से 6th के स्टेप में जाते हैं। ठीक है, जब हम 5th से 6th स्टेप में जाते हैं जहां पे गैसोल्डिहाइड फॉस्फेट का इस्तेमाल हो रहा है, गैसोल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है बच्चे? आपका वाटर मॉलिक्यूल का यूज अप हो रहा है। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या है बच्चों? आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। पूरे स्टेप में बेटा जितना कार्बन था, ये आपका 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज क्या था? 6 कार्बन कंपाउंड। यहां पे ये कितना है? 3 कार्बन। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों, इसका कितना नंबर है? द मॉलिक्यूल नंबर इज 2। सो 3 + 3 गिव्स आउट टू बी 6 कार्बन। मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ कार्बन। कहीं पे भी बच्चे आपका कार्बन का लॉस नहीं हुआ है। एट एनी प्लेस देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेस जहां पे आपका क्या हुआ है बच्चे? कार्बन का लॉस हुआ है। तो कार्बन का अगर हम कंसेंट्रेशन लिखें तो वो आपका एज इट इज 0 हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? ग्लाइकोलिसिस का आउटपुट क्या है सर? द ग्लाइकोलिसिस इज गोइंग टू यील्ड। ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हमें क्या मिलता है? अगर मैं यहां पे लिखूं स्टार्टिंग में, इन ग्लाइकोलिसिस अगर हम ग्लाइकोलिसिस के थ्रू लिखें, अगर हम ग्लाइकोलिसिस का आउटपुट लिखें, बहुत जरूरी है बच्चों ये इसका आउटपुट। तो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू क्या बनता है बच्चे? आपका 8 ATP बन रहा है। 8 ATP बन रहा है। तो अगर हम इसको और सही अलग तरीके से लिखें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं इसको कि ये, अगर हम इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ना ले जाएं तो हम इसको क्या कह सकते हैं? 2 ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH कह सकते हैं यहां पे। साथ में क्या करेगा बच्चों? ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को फॉर्म करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड, 0 कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी फॉर्मेशन नहीं तो हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है।
और पायरुविक एसिड बच्चों हमने C4 साइकिल में भी देखा था, वो क्या है, C3 एसिड भी बुलाते हैं इसको, ठीक है। पायरुविक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज द C3 एसिड। तो ये है बच्चे इसका आउटपुट, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखना है। ये पूरा का पूरा आउटपुट, ये पूरा का पूरा आउटपुट बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को याद करके रखना है ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। इतना सिंपल है यार, ये सब कुछ सिंपल है, बस वही है, याद करना है आपको और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या है, देखो जब आपका पायरुविक एसिड बन गया, तो पायरुविक एसिड कहां बना है बच्चों, ये आपका बना है इन द साइटोप्लाज्म। अब इसको क्या करना है बच्चों, अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो इसको कहां जाना है बच्चों, इसको इट हैज टू मूव इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि आपका जो अगला स्टेप है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है। इट टेक्स प्लेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर में होता है। द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू टेक प्लेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो अब हमें क्या करना है, इसको पूरे के पूरे सब्सटेंस को, मतलब पायरुविक एसिड को हमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लेके जाना है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसको हम लिंक रिएक्शन भी बुलाते हैं। इट इज ऑक्सीडेटिव decarboxylation. We also call this as the link reaction. ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन which is also called as what, लिंक रिएक्शन भी बुलाते हैं इसको। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आपका जो पायरुविक एसिड है उसका कन्वर्जन है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, तो हम इसको अभी सिंगल मॉलिक्यूल को, चलो 2 को लेके चलते हैं, चलो। सो वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, जो कि कन्वर्ट होगा किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोए। अब ये जो आपका पायरुविक एसिड है, ये कैसा था बच्चों, एक 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये क्या है, जब ये फॉर्म होता है तो ये क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड, मतलब 2 + 2 4 और 3 + 3 कितना, 6। तो मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ 2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे कार्बोक्सिलेशन स्टेप। देखो व्हेनेवर देयर इज अ लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यू कैन अंडरस्टैंड द कार्बोक्सिलेशन इज occurring over here. So the total 3 step is going to occur. Decarboxylation is going to occur, not carboxylation. तो 3 स्टेप होते हैं इसके अंदर में, decarboxylation, dehydrogenation and acetylation. So इसके अंदर में 3 स्टेप हो रहे हैं। The first step is decarboxylation. Decarboxylation होगा in the first step, the decarboxylation is going to occur. So what is decarboxylation? Removal of carbon dioxide, like this. So 2 molecules of carbon dioxide is going to say bye bye to you, right? 2 molecules of carbon dioxide is going to say bye bye to you. So carbon dioxide का removal हो गया यहाँ पे 2 molecule, क्योंकि 2 molecules of pyruvic acid कर रहे हैं। अगर single molecule of pyruvic acid होता तो single carbon dioxide का removal होता है यहाँ पे, ठीक है। 2 molecules of carbon dioxide होता है, तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अगर हम देखें तो acetylation है। So this is the first step. सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है बच्चों, एसिटाइलेशन, जिसमें आपका एडिशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोएंजाइम ए होगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू ऐड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोएंजाइम ए को ये ऐड करेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कोएंजाइम ए इज गोइंग टू ऐड अप। दिस इज द सेकेंड स्टेप कॉल्ड एज द एसिटाइलेशन, ये आपका एसिटाइलेशन का स्टेप है। एंड द थर्ड स्टेप इज द डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD+, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे आपका तीसरा और आखिरी स्टेप। सो टोटल 3 स्टेप्स आर गोइंग टू अकर, डीकार्बोक्सिलेशन, एसिटाइलेशन एंड डिहाइड्रोजनेशन। तो इस पूरे के पूरे स्टेप में इन तीनों को होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। It is the mandate step which is going to occur. Decarboxylation, acetylation and dehydrogenation. Decarboxylation, removal of carbon dioxide. Dehydrogenation, addition of formation of NADH molecules. And then we have acetylation, what is the addition of acetyl coenzyme A. So you can see the carbon number has been reduced drastically, right? The carbon number previously was 3 carbon compound. Now it has been moved up to a 2 carbon compound, right? And this entire process is going to be catalyzed by a multi-complex enzyme called as PDH, pyruvate dehydrogenase enzyme. Multi-enzyme complex
called as PDH, pyruvate dehydrogenase. ठीक है, it has been catalyzed by a multi-complex enzyme called as the pyruvate dehydrogenase enzyme, in which we have 3 enzymes available and certain 5 factors are there. 3 enzymes and 5 factor. What are those 3 enzymes? The 3 enzymes are pyruvate dehydrogenase, dihydroxypoyl dehydrogenase, and then dihydroxypoyl transacetylase. Right, and अगर हम 5 factors के बारे में बात करें, we'll talk about 5 factors. It is magnesium ion, it is NAD+, it is thymine pyrophosphate TPP, then we have coenzyme A and then lipoic acid. एनसीईआरटी में भी इनके बारे में मेंशन्ड है। ठीक है, आप अगर आप रिएक्शन देखते हो तो वहां पे पायरुविक एसिड के साथ मैग्नीशियम आयन, NAD+ और TPP लिखा हुआ है, मतलब कोएंजाइम ए लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में भी। तो इस तरीके से बच्चे आपका ये पूरा का पूरा लिंक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर में 5 एंजाइम्स का 3 एंजाइम एंड 5 कोफैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है पूरे के अंदर में। तो दैट्स व्हाई पीडीएच इज अ पायरुवेट डिहाइड्रोजन इज अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम। अगर आप चाहो तो सिर्फ पीडीएच भी लिख के छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें इसका मेन आउटपुट चेक करना है, आउटपुट ऑफ लिंक रिएक्शन। मैंने आपको वही कहा था, सारा का सारा आउटपुट हम किस बेसिस पे चेक करेंगे बेटा? एटीपी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑल द रिएक्शंस विल बी चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल के बेसिस पे हम चेक करने वाले हैं। तो अगर हम देखें इसके अंदर में, तो एटीपी कितना फॉर्म होता है? एटीपी के फॉर्म होने के 2 तरीके, एसएलपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो देखिए इस रिएक्शन में कहीं पे भी डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है? नहीं हुआ है, 0। तो क्या आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू हुआ है? तो बेटा अगर आप देखिए यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, तो 2 × 3 6। तो यहां पे कितना NADH मॉलिक्यूल है बच्चे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH है, मतलब 2 × 3 गिव्स आउट टू बी 6। तो अगर हम टोटल चेक करें तो टोटल एटीपी का फॉर्मेशन कितना है? 6। टोटल एटीपी कितना बना बच्चों? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ टोटल एटीपी बना है। नेक्स्ट क्या है बच्चे आपका? वाटर मॉलिक्यूल। तो बच्चे कहीं पे भी आपका डायरेक्ट वाटर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, कहीं पे भी आपका डायरेक्ट वाटर फॉर्मेशन नहीं हुआ है, आपका मेटाबॉलिक वाटर बना है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH 1 वाटर मॉलिक्यूल देता है, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल कितना हो गया? 2 वाटर। तो अगर हम इसका टोटल चेक करें और कहीं पे यूज भी नहीं हुआ, तो टोटल कितना बन गया बच्चों? 2 वाटर मॉलिक्यूल बना, जो कि मेटाबॉलिक फॉर्म में बना है। ठीक है, द लास्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहां पे बेटा आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है। यहां पे कितना फॉर्म हुआ है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहां पे आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है। तो हम यहां पे लिख लेंगे, तो यहां पे अगर हम इसका टोटल करें, टोटल कितना आ गया बच्चे? 2 आ गया। ठीक है, टोटल कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। तो हमने जूनियर क्लास में क्या पढ़ा था? वापस चलते हैं, क्योंकि भाई अभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। आई नो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये। तो हमने जूनियर क्लास में क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के थ्रू आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है, आपका वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है
आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, राइट। एटीपी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। एटीपी कितना है, 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 38 एटीपी। वाटर मॉलिक्यूल कितना है, 6 वाटर मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने जूनियर क्लास में पढ़ा है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर एंड 38 एटीपी। अब अगर हम देखें ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हमने कितना बना लिया, तो अगर हम क्विकली रिवाइज करें, हमने ग्लाइकोलिसिस के थ्रू कितना बना लिया, अगर हम ग्लाइकोलिसिस के थ्रू देखें, हमने ग्लाइकोलिसिस के थ्रू कितना बना लिया, 8 एटीपी बना लिया, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बना लिए एंड 0 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने लिंक रिएक्शन देखा, सर देखा कि नहीं भाई, हां बोलेंगे सर, लिंक रिएक्शन देखा। अब लिंक रिएक्शन में हमने कितना बना लिया भैया, ठीक है, वो भी देख लेते हैं सर। तो लिंक रिएक्शन के थ्रू कितना एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, 6 एटीपी। कितना वाटर फॉर्म हुआ, 2 वाटर। कितना कार्बन फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड 2। तो अब इसके बाद जो रिएक्शन होगी, तो 8 + 6 8 9 10 11 12 13 14 14 एटीपी है, ठीक है। तो अभी भी आपको कितना, 38 में से 14 माइनस करोगे तो कितना जा रहा है भैया, अभी भी 24 की जरूरत है, ठीक है। अभी भी इसको अगले स्टेप जो आता है वो कौन सा है बच्चे, आपका क्रेब्स साइकिल आता है। द नेक्स्ट स्टेप इज अ क्रेब्स साइकिल। इसका मतलब आपको क्रेब्स साइकिल में अभी आउटपुट कितना चाहिए, आपको एटलीस्ट 24 एटीपी चाहिए। आपको एटलीस्ट कितना एटीपी चाहिए बच्चों, 24 एटीपी चाहिए, ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए एंड 4 ये चाहिए, तब जाके ये आपका पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। तब जाके ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन है, तभी जाके ये कंप्लीट होगा। तो हमें क्रेब्स साइकिल में कितना बनाना है बच्चों, 24 एटीपी का फॉर्मेशन करना है। 2 वाटर मॉलिक्यूल, 24 एटीपी का फॉर्मेशन देखना है, ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड 4 कार्बन डाइऑक्साइड, तभी जाके ये जो रिएक्शन है जो हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, तभी ये जाके पूरी हो पाएगी। तो अब हम जानेंगे किसके बारे में, क्रेब्स साइकिल के बारे में। लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड अबाउट क्रेब्स साइकिल नाउ, ठीक है। क्रेब्स साइकिल हम हेडिंग लिख लेते हैं। क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और CAC साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि जो इसका पहला कंपोनेंट बन रहा है वो कैसा है, एक ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, या हम बोल सकते हैं एक सिट्रिक एसिड बनता है। दैट्स व्हाई द वर्ड CAC इज देयर। तो अगर हम इस साइकिल की शुरुआत देखें तो शुरुआत होती है कहां से, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से। ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ये कन्वर्ट होता है किसमें, ये कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड के अंदर में, जो कि क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। कार्बन नंबर मैंने आपको शुरुआत में बताया था, बहुत जरूरी है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आपने फोटोसिंथेसिस के अंदर में ही पढ़ा था, क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके साथ एक एसिटाइल CoA का जुड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू आपका क्या बना था, आपके इनमें लिंक आउटपुट में क्या बना था, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल CoA का फॉर्मेशन हुआ, जो कि यहाँ पे हम यूज अप करेंगे, ठीक है। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल CoA है, वो उसका हम सिंगल मॉलिक्यूल को हम यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है। हम यहाँ पे एसिटाइल CoA जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है उसको यूज करेंगे, और साथ में हम वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस के अंदर में, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल CoA, सॉरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल CoA जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है, और 1 वाटर। तो आपका आप देख सकते हो कितना हो गया, 4 + 2 6 कार्बन कंपाउंड, दैट इज सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। और जो एंजाइम यूज हुआ है वो कौन सा है बच्चों, आपका सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम है। वी हैव सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। फिर सिट्रिक एसिड से क्या होता है बच्चों, आपका एकोनिट, वो आपका सिस एकोनेटिक एसिड बनता है। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिस एकोनेटिक, सिस एकोनेटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज एकोनिटेज, एकोनिटेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है, एकोनिटेज एंजाइम के थ्रू। और इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इट विल यील्ड आउट, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा,
ठीक है। ये आपका क्या करेगा बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल को यूज करेगा और साथ में ये आयरन को इस्तेमाल करता है। Fe2+ एकोनिटेज एंजाइम Fe2+ का इस्तेमाल कर रहा है। सिस एकोनिटिक एसिड जो कि एक क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है, इट्स अ 6 कार्बन कंपाउंड। अब ये सिस एकोनिटिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, आइसोसिट्रिक एसिड के अंदर में, दिख रहा है आपको, हाँ। It is going to get converted into isocitric acid. तो इस तरीके से एक सिस एकोनिटिक एसिड जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। इसमें भी जो आपका एंजाइम लग रहा है वो एकोनिटेज का एकोनिटेज ही रहता है, साथ में आयरन आयन, ठीक है। और इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें वाटर मॉलिक्यूल पहले वाले में रिलीज हुआ था, इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यूज अप हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इस वाले में आपका वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हो जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड में, और फिर ये आपका आइसोसिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में। ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में, ठीक है, जो कि क्या है, एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड इज आल्सो 6 कार्बन कंपाउंड। अब ये ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड क्या है, अच्छा हाँ, ये जो आइसोसिट्रिक एसिड से आपको ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, ये होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज के थ्रू, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज के थ्रू होता है। और साथ में ये क्या होता है बच्चों, ये आपका NADH का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ NAD+ के थ्रू आपका NADH का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर में, ठीक है। ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ये ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड क्या बनाएगा बच्चों, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या है, एक 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। इट्स अ 5 कार्बन कंपाउंड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो कि क्या है, एक 5 कार्बन कंपाउंड हो जाता है। और ये आपका डी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, ये आपका डी कार्बोक्सिलेज के थ्रू हो रहा है, ये आपका डी कार्बोक्सिलेज के थ्रू हो रहा है। और बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हुआ, एक रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये आपका डी कार्बोक्सिलेज स्टेप है, ये डी कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप है। तो इसमें क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव आउट हो जाएगा, क्योंकि 6 कार्बन से, आप देखिए यहाँ पे 6 कार्बन से ये क्या था, एक 6 कार्बन कंपाउंड था, ये क्या बन गया, 5 कार्बन कंपाउंड। तो इससे क्या हो गया, एक रिलीज हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो गया, कार्बन नंबर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन रिलीज डाउन देयर विद द हेल्प ऑफ डी कार्बोक्सिलेज। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, आपका सक्सिनाइल CoA में कन्वर्ट होगा। इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल CoA, ठीक है। सक्सिनाइल CoA में कन्वर्ट होता है। अब ये जो सक्सिनाइल CoA है ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है, मतलब इसमें भी क्या हुआ, एक आपका डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, ठीक है। इसमें भी आपका डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, डी कार्बोक्सिल, तो यहां पे भी एक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम का इस्तेमाल होगा, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है बच्चों, आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, तभी जाके कार्बन का नंबर सही हुआ। अब इसमें कोएंजाइम ए जोड़ा है तो यहाँ पे एसिटाइलेशन भी होगा, ठीक है। यहाँ पे कोएंजाइम ए जोड़ा है तो यहाँ पे एसिटाइलेशन भी होगा, कोएंजाइम ए जोड़ेगा। जब ये प्रोसेस हो रहा है तो साथ में ये डिहाइड्रोजनेशन स्टेप भी हो रहा है इसके अंदर में, मतलब फॉर्मेशन ऑफ NADH भी हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ NADH भी हो रहा है इसके अंदर में, ठीक है। तो 3 स्टेप हो रहे हैं इसके अंदर में, एसिटाइलेशन जो आपका कार्बन कोएंजाइम ए जुड़ा, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हुआ और एक NADH का फॉर्मेशन हुआ। अब ये एसिटाइल, ये सक्सिनिक एसिड, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड के अंदर में, कार्बन नंबर विल रिमेन द सेम, ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनिक एसिड में, विथ 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और साथ में क्या होगा बच्चों, ये वाटर का यूटिलाइज करेगा और सक्सिनाइल थायोकाइनेज इसमें एंजाइम लगता है, ठीक है। दे आर गोइंग टू यूटिलाइज वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और साथ में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे फ्रॉम ADP, और जो एंजाइम यूज हो रहा है द एंजाइम इज सक्सिनाइल थायोकाइनेज, ठीक है। द एंजाइम व्हिच इज गोइंग टू यूज ओवर हियर इज सक्सिनाइल थायोकाइनेज। अब ये सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फिमैरिक एसिड में,
ठीक है, सक्सेनिक एसिड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या है, एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है। विद द हेल्प ऑफ ये आपका जो कन्वर्जन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, FADH2 का फॉर्मेशन होगा, मतलब इट्स अ फॉर्म ऑफ ATP ओनली, 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब NADH के तरीके से है ये FAD का फॉर्मेशन, FAD से FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और फिर आपका फ्यूमेरिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड में। दिस फ्यूमेरिक एसिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड में कन्वर्जन हो रहा है, और ये मैलिक एसिड में के दरमियान ये आपका वाटर मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और साथ में जो एंजाइम यूज करते हैं वो कौन सा है, फ्यूमरेज एंजाइम यूज करेंगे, फ्यूमरेज एंजाइम ये यूज करेंगे। एंड एट द डे एंड ये क्या बनाएंगे बच्चों, मैलिक एसिड से आपका वापस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा विद द हेल्प ऑफ, ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाएंगे विद द हेल्प, इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन किसका होगा बच्चों, आपका NADH का फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ NAD+। तो इस तरीके से बच्चों ये, अच्छा एंजाइम कौन सा, मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, जो कि पहले भी हम देख चुके हैं, किसमें, द चैप्टर नेम वाज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बच्चे आपका स्टेप है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो इस तरीके से कैसे हुआ बच्चों, अगर मैं समझाऊं, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट हुआ सिट्रिक एसिड में, जो कि आपका क्या है, एक 4 कार्बन कंपाउंड से 6 कार्बन बना, क्योंकि इसमें 2 कार्बन कंपाउंड का इस्तेमाल हुआ। अब ये सिट्रिक एसिड ने क्या बना, 6 एकोनेटिक एसिड, उससे आपका आइसोसिट्रिक एसिड, उससे आपका ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। तो यहां तक क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है। अब यहां पे सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेज हुआ, तो यहां पे आपका 5 कार्बन कंपाउंड बना, फिर आपका ये 5 कार्बन कंपाउंड एक 4 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक डाउन हुआ, तो मतलब एक और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब देयर इज अ लॉस ऑफ 2 कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, फिर आपका सक्सेनिक एसिड बना, फिर फ्यूमेरिक एसिड, देन मैलिक एसिड एंड देन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का रीजनरेशन हुआ है। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, लाइक दिस द एंटायर प्रोसेस इज गोइंग टू रन ऑफ। अभी जो आपका सिट्रिक एसिड साइकिल है, अगर हम इसका आउटपुट देखें तो वही आउटपुट चलेगा। हमें ATP समझना, ATP 2 तरीके से बनता है, आपको पता है, SLP। तो SLP के थ्रू देख लेते हैं बच्चों, SLP के थ्रू कितने ATP और कहां कहां कैसे बने हैं। तो SLP के थ्रू कहीं पे आपको, अगर आपको ATP दिख रहा है, GTP का फॉर्मेशन होता है ना, हाँ, एक ATP का फॉर्मेशन हुआ है ना, यहाँ पे एक ATP का फॉर्मेशन हुआ है सिर्फ एट द 7 स्टेप, सिर्फ एक ATP का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे सक्सेनाइल कोएंजाइम से जब सक्सेनिक एसिड की तरफ गए तब आपके एक ATP का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो देयर इज 1 ATP फॉर्मेशन ओवर हियर। और वहीं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखें तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे NADH कितना बना है भैया, 1 2 3 NADH का फॉर्मेशन हुआ है, टोटल 3 NADH का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और एक FADH2 का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा था कि आपका ये 3 NADH2 क्या बनाता है, 3 × 3 9 ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। और ये FADH2 ये एक मॉलिक्यूल है और ये 2 ATP का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के स्टेप्स में पढ़ेंगे। ठीक है, 2 ATP का फॉर्मेशन करता है, तो 1 × 2 गिव्स आउट टू बी 2 ATP। तो एडिट अगर हम ऐड करेंगे, टोटल कितना हो गया बच्चों, 9 + 1 10, 10 + 2 12, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 12 ATP का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, टोटल कितना हो गया, एक देखो यहाँ पे हमने सिर्फ एक एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज किया है, तब जाके 12 बनाए, और हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए कितने थे, 2, मतलब ये साइकिल ट्वाइस चलती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ATP हो गया बच्चों। अब हम वाटर के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे वाटर के बारे में बात करते हैं, तो फॉर्मेशन अगर हम वाटर का देखें तो 2 तरीके से होता है, डायरेक्ट एंड मेटाबॉलिक फॉर्म में होता है। तो अगर हम डायरेक्ट वाटर का फॉर्मेशन देखें, ये डायरेक्टली बच्चों सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली आपका एक वाटर मॉलिक्यूल देखो कहां गए, यहां पे बना, डायरेक्टली बच्चों यहीं पर आपका वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, और बाकी हर जगह 1 2 3 4 जगह यूज हुआ है। ठीक है, बाकी 4 जगह क्या हुआ है बच्चों, ये यूज हुआ है, डायरेक्टली एक जगह बना। अगर हम मेटाबॉलिक वाटर के बारे में बात करें, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेटाबॉलिक वाटर, तो हमने क्या पढ़ा था कि एक NADH से एक वाटर, एक FADH2 से एक वाटर। तो अब ये आपका 3 NADH2 था, NADH था सॉरी, 3 NADH के थ्रू कितना बन जाएगा, सो 3 × 1 गिव्स आउट टू बी 3 वाटर।
और 1 FADH2 है, सो 1 into 1 gives out to be 1. सो टोटल अगर हम चेक करें, अगर हम यहां पे टोटल करें तो 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो टोटल 5 वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। टोटल 5 वाटर का क्या हुआ है बच्चों, फॉर्मेशन हुआ है। उसमें से अगर हम यूज देखें, यूज 4 जगह पे हुआ है। अब देखिए यहां पे एक, यहां पे यूज हुआ है 1 2 3 और 4, टोटल 4 जगह वाटर का इस्तेमाल हुआ है। तो माइनस करेंगे तो 4 - 1 गिव्स 5 - 4 गिव्स आउट टू बी 1। सो टोटल 1 ATP का फॉर्मेशन हो गया एक बार के साइकिल में। एक बार के साइकिल में सिर्फ एक ATP का फॉर्मेशन हो जा रहा है। और वहीं अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो 2 जगह कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां पे टोटल 2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप, ये एक सिंगल एसिटाइल कोएंजाइम के लिए था, ये सिंगल एसिटाइल कोएंजाइम के लिए था। अब ये साइकिल चलती है क्या, ये आपकी ट्वाइस चलती है, ये साइकिल चलती है ट्वाइस। अगर आप इंटू 2 कर देंगे, ATP कितना हो जाएगा, 24 ATP। इंटू 2 कर देंगे तो वाटर कितना हो जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। इंटू 2 कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 4 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आउटपुट जस्टिफाई हुआ कि नहीं, 24 4 2 आउटपुट जस्टिफाई हुआ कि नहीं, क्योंकि यहां पे हमें कितना चाहिए था, 24 4 2 चीज चाहिए थी। यहां पे भी देखिए 24 4 2, ठीक है, 24 4 2, ठीक है, सेम आपका ये आउटपुट जस्टिफाई हो जा रहा है। तो इसी को इतना ही आपको पढ़ना है भैया, इससे ज्यादा डिटेलिंग मत करिएगा। इससे ज्यादा डिटेलिंग करोगे तो आपका ही समय व्यतीत होगा, आपका ही समय व्यर्थ में वेस्ट होगा, ठीक है। आपको समय वेस्ट नहीं करना है इसके थ्रू, ठीक है। अब हमने समझना है कैसे NADH और FADH2 का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। देखो अगर आप करंट NCERT में पढ़ोगे तो इसमें एक मिस्टेक है, ठीक है, एक करंट NCERT में आपकी मिस्टेक है। जब हम NCERT लाइन बाय लाइन को कवर अप करेंगे तो वहां पे उस मिस्टेक के बारे में बताएंगे, ठीक है। डायग्राम में और इधर में कोई मिस्टेक है, एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है जिसको हम कवर अप करके बाद में इसको बताएंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ना है, ठीक है, वॉट एवर आई एम टीचिंग वही पढ़ना है, क्योंकि NCERT में इसके ऊपर मिस्टेक है। बहुत सारे लोगों ने इस मिस्टेक के बारे में बात की है और ये मिस्टेक जल्द ही सही होगी, क्योंकि NCERT ने इस मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लिया है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। वी विल बी स्टडिंग अबाउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ETS जिसको बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये ETS आपका, जिसको हमें डिटेल में समझना है। सो व्हाट इज ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? तो ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, उसके बारे में तो हमें पता है। ये होता क्या बच्चों, इट्स अ मेटाबॉलिक पाथवे, इट्स अ मेटाबॉलिक पाथवे in which NADH plus proton and FADH2 are oxidized and electron are passed from one carrier to another. ठीक है, ये क्या है बच्चों, इट्स अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच NADH एंड FADH2 आर ऑक्सीडाइज, इसको हम ऑक्सीडाइज कह रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन इनका क्या हो रहा है बच्चों, पास हो रहा है एक कैरियर से दूसरे कैरियर पे, आपको ये इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। अब अगर हम इसकी साइट के बारे में बात करें, साइट क्या है बच्चों, इज ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो साइट है बच्चों वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हमने शुरुआत में ही इसके बारे में बात कर ली थी, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो 4 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, 5वां भी है, 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। इनफैक्ट ATP सिंथेटेज भी एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें, अगर NCERT के हिसाब से जाएं तो। बेटा NCERT में मिस्टेक है, सो प्लीज जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़िएगा, जो मैं समझा रहा हूं उतना ही समझिएगा। NCERT में इसमें एक बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक दे रखी है। कॉम्प्लेक्स 4, तो टोटल 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, इसके बारे में हम डिटेल में समझ के पढ़ने वाले इन चारों कॉम्प्लेक्स के बारे में, ठीक है।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे जाते हैं बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों, ये आपका NADH डिहाइड्रोजनेज है, NADH डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, जो कि आपका इस्तेमाल क्या करता है बच्चों, इसमें FMN एंड आयरन सल्फेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, FMN एंड आयरन सल्फेट का NADH डिहाइड्रोजनेज में इस्तेमाल होता है। कॉम्प्लेक्स 2 क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, इट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जिसमें आपका FAD एंड आयरन सल्फेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, FAD एंड आयरन सल्फेट का इस्तेमाल होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर C क्या है, 3 क्या है, आपका साइटोक्रोम C रिडक्टेज या BC1 रिडक्टेज है, सॉरी BC1 कॉम्प्लेक्स, इट इज साइटोक्रोम C रिडक्टेज, या हम बोल सकते हैं BC1 कॉम्प्लेक्स। और इसमें क्या इस्तेमाल होता है बच्चों, साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1 का इस्तेमाल होता है, B एंड C1 का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है, या हम इसको साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जिसमें हम आयरन एंड कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसमें हम आयरन एंड कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये 4 कॉम्प्लेक्सेस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इन चारों कॉम्प्लेक्सेस को हमें समझना है, कैसे काम करते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। और हाँ, देयर आर सर्टेन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है, कुछ आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, वो कौन सा है, यूबिक्विनोन, जिसको हम Q फॉर्म में लिखते हैं, एज वेल एज साइटोक्रोम C, ठीक है, यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम C क्या है बच्चों, आपके ये 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर हो जाते हैं, ठीक है, दीज आर द 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट। अब हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स को समझते हैं, तो हम डायग्राम से शुरुआत करेंगे। ये सपोज ये क्या है बच्चों, आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गया बच्चों, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपकी मेम्ब्रेन है, तो मैं लिख देता हूं, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये हो गई बच्चे आपकी इनर मेम्ब्रेन, और ये क्या होगी बच्चों, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इस तरीके से आपके स्पेसेस प्रेजेंट है। अब इसमें कैसे काम होता है वो समझते हैं अब हम, ठीक है, कैसे ये काम हो रहा है। तो सबसे पहले आपका पहला कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 इज बीन यूज्ड ओवर हियर। कॉम्प्लेक्स 1 के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, द कॉम्प्लेक्स 1 इज NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ठीक है। तो ये क्या करता है, NADH डिहाइड्रोजनेज, ये आपका ब्रेक डाउन करेगा NADH मॉलिक्यूल का, ठीक है, ये क्या करेगा बच्चों, ब्रेक डाउन करेगा आपका किसका, NADH मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करता है टू फॉर्म NAD+, ठीक है, NADH मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा टू फॉर्म NAD+। अब इसके थ्रू आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन रिलीज आउट हो रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये आपका फर्दर मूव ऑन करेगा, ये आपका क्या करेगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स में फर्दर मूव ऑन करके कहा जाएगा, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर Q पे जाएगा, यूबिक्विनोन के पास जाता है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है बच्चों, सॉरी प्रोटॉन है वो क्या करता है बच्चों, आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंच जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और यूबिक्विनोन नॉर्मल चला गया। अब ये यूबिक्विनोन है बच्चों, ये यूबिक्विनोन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 क्या था, पढ़ लेते हैं यहाँ पे, द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 वाज साइटोक्रोम C रिडक्टेज, ठीक है। इसने क्या किया, आपका इलेक्ट्रॉन कहां भेज दिया, साइटोक्रोम C रिडक्टेज के पास भेजा। अब जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये क्या करेगा बच्चों, प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन को पंप आउट कर देगा बाहर की तरफ, 2 प्रोटॉन को क्या कर देगा बच्चों, पंप आउट कर देगा बाहर की तरफ। अब ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है, अब ये कॉम्प्लेक्स 3 आपको
दूसरे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास इसको भेज देगा, वो कौन सा है, साइटोक्रोम सी। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को कहां भेजा, साइटोक्रोम सी के पास भेजा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां गया, साइटोक्रोम सी के पास गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों अगले कैरियर के पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 है ये। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाता है, देखो जब जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस के पास जाते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 4 के पास इलेक्ट्रॉन गया और इसने क्या किया, प्रोटॉन को रिलीज आउट कर दिया। कितना मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटॉन, टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटॉन को रिलीज कर दिया। और ये जो इलेक्ट्रॉन था बच्चों, दिस इलेक्ट्रॉन इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। So what is the fate of electron? The final fate of electron is the water molecule, मतलब half oxygen is the final fate। तो हाफ ऑक्सीजन के साथ में ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है और 2 प्रोटॉन क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो टोटल कितने प्रोटॉन रिलीज हुए बाय द ब्रेकडाउन ऑफ 1 NADH मॉलिक्यूल, 2 2 4 2 6, टोटल 6 प्रोटॉन का रिलीज हुआ है, टोटल 6 प्रोटॉन का रिलीज हुआ है। अब इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, अगला कॉम्प्लेक्स जो है आपका F0 F1 कॉम्प्लेक्स, जो आपके ऑक्सीजोम मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि यहां पे आपका प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका प्रेजेंट है। ये हो गया F0 पार्टिकल। अब इसी के साथ क्या है बच्चे, आपका F1 जुड़ा होता है। ठीक है, इसी के साथ क्या है, F1 जुड़े। तो ये क्या हो गया F0 और ये क्या हो गया बच्चे आपका F1। ठीक है, F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट है। अब जितना भी अब प्रोटॉन एक्यूमुलेट हुआ, जितना भी आपका ये प्रोटॉन एक्यूमुलेट किया है, वो क्या करेगा बच्चों, ये अब यहां पे क्या हो गया, प्रोटॉन का हायर कंसेंट्रेशन हो गया। तो वही भैया प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो हमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ा। तो अगर आपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर नहीं पढ़ा है तो क्या कर रहे हो भाई, जाओ फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ के आओ पहले। ठीक है, फर्स्ट गो एंड रीड फोटोसिंथेसिस चैप्टर। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, प्रोटॉन एक्यूमुलेट कर गया, बहुत ज्यादा प्रोटॉन एक्यूमुलेट कर गया, यहाँ पे प्रोटॉन की कमी हो गई। तो प्रोटॉन विल मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो अब यहां से आपका 2 प्रोटॉन मॉलिक्यूल मूव करेगा। ठीक है, आपका 2 प्रोटॉन मॉलिक्यूल क्या करेगा बच्चों, मूव करेगा लाइक दिस। तो एवरी 2 प्रोटॉन मॉलिक्यूल, जैसे ही प्रोटॉन मॉलिक्यूल मूव करेगा क्या करेगा, रिमूव रोटेट करना शुरू करेगा और आपका एटीपी सिंथेटेज एंजाइम क्या करेगा, तुरंत एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा। सो एवरी 2 प्रोटॉन इज गोइंग टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो एवरी 2 प्रोटॉन इज गोइंग टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अगर मैं यहां पे आउटपुट दिखूं, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि एक NADH मॉलिक्यूल से कितने प्रोटॉन बने, 1 2 2 4 5 6। तो एक NADH मॉलिक्यूल से आपके 6 प्रोटॉन बने। ठीक है, एक NADH मॉलिक्यूल से कितने प्रोटॉन बने भैया, 6 प्रोटॉन का फॉर्मेशन हुआ एक NADH मॉलिक्यूल से। अब ये 6 प्रोटॉन क्या करेंगे बच्चों, दिस 6 प्रोटॉन इज गोइंग टू फॉर्म द नेक्स्ट थिंग। ठीक है, इन 6 प्रोटॉन से क्या बनते हैं बच्चों, क्योंकि आप देखिए 2 प्रोटॉन के थ्रू एक एटीपी बनता है, तो डिवाइड कर लीजिए। तो शायद वो मतलब अगर आप देखोगे तो 3 × 2 6 हो जाता है। तो ये आपका 3 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 2 / 6 करोगे तो 3 आता है, तो 3 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं FADH2 के बारे में, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स 2 बनाया ही नहीं है। तो FADH2 इज एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लेक्स 2, जो कि आपका क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आपका ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो कुछ इस तरीके से बेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये है बच्चे आपका कॉम्प्लेक्स 2। अब इस कॉम्प्लेक्स 2 में कौन काम कर रहा है भैया, इस कॉम्प्लेक्स 2 में हमारे कौन काम कर रहे हैं बच्चों, हमारा FADH2 का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, यहां पे आपका FADH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है टू फॉर्म FAD+। अब इसके थ्रू भी क्या होगा बच्चों, 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या होगा बच्चों, आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाएगा बच्चों, आपका इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास चला जाएगा। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास चला जाएगा। यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास जाएगा। जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास जाएगा, ये क्या करेगा, बाहर की तरफ 2 प्रोटॉन को पंप आउट कर देगा। अब ये कहां चला गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन मूव करा गया साइटोक्रोम सी के पास। साइटोक्रोम सी से ये क्या चला गया भैया, फाइनल फेट की तरफ चला गया इलेक्ट्रॉन और फॉर्मेशन ऑफ
वन वाटर मॉलिक्यूल कर दिया इसने। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इसके थ्रू आपका एक और प्रोटॉन निकला। तो अब आप ये देखिए FADH2 के ब्रेकडाउन के थ्रू, FADH2 के ब्रेकडाउन के थ्रू कितना प्रोटॉन बना, FADH2 के ब्रेकडाउन के थ्रू कितना प्रोटॉन बना, टोटल 4 प्रोटॉन का फॉर्मेशन हुआ है, टोटल 4 प्रोटॉन का ही, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के थ्रू ही निकला है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का वापस कॉम्प्लेक्स 1 पे नहीं जाता। ठीक है, सेम जैसे आपका कॉम्प्लेक्स 1 का क्या था बच्चों, कॉम्प्लेक्स 3 पे नहीं गया, सॉरी कॉम्प्लेक्स 2 पे नहीं गया, उसी तरीके से। ठीक है, तो अगर हम FADH2 में लिखें यहां पे, ये क्या कर रहा है बच्चों, 4 प्रोटॉन का फॉर्मेशन कर रहा है, जिससे आपका 2 ATP बनेगा। क्योंकि हमने क्या देखा बच्चों, 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन क्या बनाते हैं बच्चों, रोटेशन के थ्रू आपका 1 ATP का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, 2 प्रोटॉन आपके ये 1 ATP का फॉर्मेशन कर देते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो फटाफट से टेक अ मिनट टाइम टू एब्जॉर्ब दिस एंटायर थिंग। ठीक है, टेक अ मिनट टाइम टू एब्जॉर्ब दिस एंटायर थिंग, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका NADH और FADH2 का फॉर्मेशन के थ्रू ATP बन गया। अब एक मेन क्वेश्चन आता है कि जो आपका ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो आपका NADH बना था, ये जो आपका ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो NADH मॉलिक्यूल बना था, वो क्या है बच्चों, वो दे कैन नॉट मूव इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में मूव नहीं कर सकते। तो वहीं पर आ जाती है बच्चों द मिस्ट्री ऑफ 38 एंड 36 ATP, जो कि हम पढ़ेंगे बाय द हेडिंग कॉल्ड एज द शटल सिस्टम। ठीक है, हम इसको शटल सिस्टम के हेडिंग से जानेंगे। शटल सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है बच्चों। शटल सिस्टम में हम समझते हैं कैसे आपका NADH का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, NADH का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो NADH बना है बच्चों, वो क्या गए, वो मूव नहीं कर सकता। तो उसको मूवमेंट को क्या करना बच्चों, हमें फैसिलिटेट कराना पड़ता है, हमें इसको किसी और माध्यम के थ्रू इसको मीडियम को मूव कराना पड़ता है। तो हमारे पास 2 तरीके की साइकिल्स हैं इसके अंदर में, मालेट एस्पार्टेट शटल एंड ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। वी हैव 2 साइकिल्स इन दिस, मालेट एस्पार्टेट शटल। तो इसके थ्रू आपका वो जो मिस्ट्री है कैसे आपका होता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास 2 साइकिल है, मालेट एस्पार्टेट शटल एंड आपका ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। ठीक है, तो इन 2 शटल्स के थ्रू हमें पूरी की पूरी चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी। तो हमने क्या देखा था बच्चों, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हमने क्या पाया कि ग्लाइकोलिसिस के थ्रू आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH का फॉर्मेशन हुआ था, राइट। हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH का क्या हुआ था बच्चों, फॉर्मेशन हुआ था। अब यही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH कैन नॉट मूव। तो मालेट एस्पार्टेट शटल में बेसिकली क्या हो रहा है, तो लेट्स सपोज एक तरफ हमारा साइटोप्लाज्म है, एट वन साइड वी हैव साइटोप्लाज्म, अनदर साइड वी हैव द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। ठीक है, एक साइड हमारा साइटोप्लाज्म है, दूसरी साइड क्या है बच्चों, आपका माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स प्रेजेंट है। अब इसमें बेसिकली क्या हुआ कि आपका एस्पार्टिक एसिड कन्वर्ट हुआ है। द फर्स्ट थिंग व्हाट हैज हैपेंड, द एस्पार्टिक एसिड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ है बच्चों, आपके मैलिक एसिड में। और मैलिक एसिड हमने पढ़ा है क्या होता है बच्चों, हमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर में भी पढ़ा था। मैलिक एसिड क्या करता है बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेस्ट होता है। अब यही मैलिक एसिड क्या करेगा, आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यही मूव करके जाता है। ठीक है, यही मूव करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपका मैलिक एसिड मूव करता है। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा बच्चे, आपका NH2 के अंदर में ये सबसे पहली बात, ये आपका एस्पार्टिक एसिड से आपका यहाँ पे NH2 निकालेगा टू फॉर्म ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड बना रहा है। अब यही मैलिक एसिड क्या करता है, ये जो आपका 2 NADH मॉलिक्यूल है उसी को यूज करेगा। 2 NADH मॉलिक्यूल जो कि आपके ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बना था, वो उसको यूज करेगा टू फॉर्म 2 NAD+। ठीक है, जिससे आपका मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ने क्या किया बच्चों, आपका 2 NADH मॉलिक्यूल जो कि आपका उसमें फॉर्म हुआ था, किसमें, आपका क्या कहते हैं ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म हुआ था, ये वाला NADH मॉलिक्यूल, उसी को ये क्या कर रहा है बच्चों, इसने यूज किया है। ठीक है, उसी को ही उसने यूज किया है टू फॉर्म द NAD+ मॉलिक्यूल। ठीक है, इससे आपका NAD+ मॉलिक्यूल बना। अब ये मैलिक एसिड क्या करता है बच्चों, वापस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या बनाता है, वापस एस्पार्टिक एसिड बनाता है। और ये एस्पार्टिक एसिड आराम से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से मूव करके वापस चला जाता है कहां पे, साइटोप्लाज्म के अंदर में।
तो इस तरीके से एक चेन चल रही है, लाइक दिस अ चेन इज गोइंग थ्रू। अभी जो मैलिक एसिड है बच्चों, ये क्या कर रहा है बच्चों, दिस मैलिक एसिड इज गोइंग टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। ये ऑक्सीडेशन वापस शो करेगा टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD प्लस वापस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH में वापस कन्वर्ट बैक हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो मतलब जितना उसका NADH गया था उतना उसका NADH वापस आ गया, तो देयर इज नो नेट लॉस। नेट लॉस कितना हो गया, 0 हो गया, और साथ में यहां पे NH2 बाहर रिलीज हुआ था, तो यहां पे NH2 यूज अप हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर में कोई नेट लॉस नहीं है, मतलब जितना NADH मॉलिक्यूल यूज किया था उतना ही NADH मॉलिक्यूल क्या हो गया बच्चों, वापस चला गया। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 ATP को यूज किया था और 6 ATP वापस फॉर्मेशन में आ गया। तो इस प्रोसेस के थ्रू अगर सेल इस प्रोसेस को फॉलो करता है तो ये कितना ATP फॉर्म करता है, पूरा का पूरा 38 ATP फॉर्म करता है। और ये आपके सोमैटिक सेल्स के अंदर में यही, मतलब ये मैक्सिमम सेल्स में यही हो रहा है, मैक्सिमम सेल्स के अंदर में 38 ATP का ही फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर हम ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के बारे में बात करें तो एक तरफ साइटोप्लाज्म है और एक तरफ माइटोकॉन्ड्रिया है, सेम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है सेम, नथिंग चेंजेस ओवर हियर। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये किस में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है बाय यूटिलाइजिंग द NADPH मॉलिक्यूल। ठीक है, NADH मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH को यहां पे क्या कर रहे हैं बच्चों, यूटिलाइज कर रहे हैं टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD प्लस। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH को यूटिलाइज करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD प्लस बनाया। अब ये क्या करेगा बच्चों, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट क्या करेगा, ट्रैवल बैक करेगा। ये क्या करा बच्चों, इसने ट्रैवल बैक कर दिया, कहां पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला गया। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला गया। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कहां जाएगा बच्चों, ये आपका वापस फॉर्म करेगा क्या, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फॉर्म करेगा, डैप, और ये डैप वापस बना लेगा। सिंपल एज दैट, DHAP वापस चला गया। अब ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं है। इस प्रोसेस में क्या हुआ भैया, इन्होंने टोल टैक्स काट लिया, ये बना लिया इन्होंने 2FADH2 मॉलिक्यूल। लिया क्या, NADH लिया क्या, NADH लिया, और दिया क्या, FADH2 मॉलिक्यूल। लिया क्या, NADH मॉलिक्यूल, मतलब इसके थ्रू जो आपका ATP बना वो 3 + 2 3 × 2 6 ATP यूज किया उन्होंने, और दिया क्या, तो 2 × 2 4 ATP दिया क्या इन्होंने वापस में, 4 ATP। मतलब देयर इज अ नेट लॉस ऑफ हाउ मेनी ATP, 2 ATP का नेट लॉस हुआ है। ठीक है, तो हमने यूज दिया क्या था, 6 ATP दिया था, और वापस कितना मिला, 4 ATP। मतलब इन्होंने खुद का अपना एक टोल टैक्स काट लिया फॉर द मूवमेंट के लिए उन्होंने टोल टैक्स काट लिया। तो इसके थ्रू जो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है बच्चों, 36 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, 36 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि आपके ब्रेन सेल्स के अंदर में होता है, बोले तो आपके नर्व सेल्स में हो रहा है ये काम। क्लियर, इट टेक्स प्लेस इनटू द नर्व सेल्स, ये आपके नर्व सेल्स में हो रहा होता है ये पूरा का पूरा काम। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका शटल सिस्टम काम करता है। ठीक है, लाइक दिस द एंटायर शटल सिस्टम वर्क्स आउट। इस तरीके से बच्चे आपका पूरा का पूरा शटल सिस्टम काम करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे लास्ट, मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक का, वो है क्या, फर्मेंटेशन। लेट्स गो अहेड एंड राइट डाउन द हेडिंग, फर्मेंटेशन नाउ। फर्मेंटेशन को बच्चों हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है फर्मेंटेशन। तो इसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस में क्या बना था, ग्लूकोज से आपका 2 ATP का यूज हुआ और 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ और 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ, राइट। यस और नो। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं, तो अभी याद होना चाहिए वैसे। ग्लूकोज के थ्रू हमें क्या मिलता है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिल रहे, राइट। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिल रहे हैं, जो कि क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ये क्या है, एक 6 कार्बन कंपाउंड है। अब इसमें हमने क्या किया है, 2 ATP का इस्तेमाल किया था और 4 ATP को फॉर्म किया है, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH को फॉर्म किया है। यस और नो, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH को फॉर्म किया है, और साथ में क्या किया है बच्चों, हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को भी फॉर्म किया है। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था इस पूरे के पूरे स्टेप के अंदर में। ठीक है, नहीं सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल छोड़ देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देगा।
ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बस ये फॉर्मेशन पे हम जाते हैं कि 4 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ और 2 एनएडीएच का फॉर्मेशन हुआ 2 एटीपी का यूज करके। मतलब नेट अगर हम देखें तो नेट कितना आता है इसके अंदर में, अगर हम नेट पकड़ें तो नेट क्या आ जाता है, नेट कितना आ जाता है 2 एटीपी और 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल आ जाता है नेट। ठीक है, नेट कितना आ गया बच्चों आपका 2 एटीपी और 2 एनएडीएच मॉलिक्यूल आपका नेट आ गया है। अब ये जो 2 पायरुविक एसिड है बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेट का प्ले अप करता है। अब ये 2 प्रोसेस कर सकता है, दे कैन गो फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दे कैन गो फॉर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये 2 प्रोसेस कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर लैक्टिक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये क्या परफॉर्म कर सकते हैं बच्चों, दे कैन गो फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। Just a second. They can go for alcoholic fermentation as well as they can go for lactic acid fermentation. ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, 2 तरीके से ये फर्मेंटेशन शो कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में बात करें तो ये क्या हो रहा है इसके अंदर में, तो आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर में ये पहली चीज तो ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। तो पहले स्टेप में क्या बनाता है बच्चों, इन द फर्स्ट स्टेप दे आर गोइंग टू फॉर्म, पहले स्टेप में ये क्या कर रहे हैं बच्चों, दे आर गोइंग टू रिलीज, ये आपके 2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा रहे हैं। ठीक है, ये आपके पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू पहली चीज तो उन्होंने 2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा दिया। ठीक है, और क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है तो ये इन्होंने एंजाइम क्या लिया, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू क्या बना लिया बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ये कितना कार्बन कंपाउंड है बच्चों, 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड बना। अब ये एसिटाल्डिहाइड ये अब रिडक्शन का स्टेप करेगा और ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के थ्रू, ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के थ्रू ये रिडक्शन का स्टेप करेगा और यूज करेगा कितना, आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच को यूज कर लेगा, जो कि आपके उसमें फॉर्म हुआ था, जो आपके रेस्पिरेशन में जो फॉर्म हुआ था, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो फॉर्म हुआ था उसको उन्होंने यूज कर लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच को यूज कर लिया टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, रिडक्शन के थ्रू इनको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। अब अगर हम वही लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में बात करें, विल टॉक अबाउट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इसके अंदर में डायरेक्टली रिडक्शन होता है। ठीक है, इट विल अंडरगो डायरेक्ट रिडक्शन, ये डायरेक्ट रिडक्शन के स्टेप में चले जाते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, साथ में एफएमएन यूज होता है, जिंक आयन यूज होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में ये डायरेक्टली शुरुआत में ही क्या कर लेंगे बच्चों, क्योंकि डिहाइड्रोजनेज है तो ये आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीएच को शुरुआत में यूज कर रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडी प्लस में, और कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस नहीं, तो इसका मतलब 3 कार्बन का 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा। इसमें क्या बनेगा बच्चों, एक लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये क्या है बच्चों, ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। मतलब अगर आप देखोगे यहां पे, तो यहां पे लैक्टिक एसिड क्या है, आपका एक 3 कार्बन कंपाउंड है, और एथाइल अल्कोहल क्या है बच्चों, आपका 2 कार्बन कंपाउंड है। तो अगर मैं इसका आउटपुट लिखूं, यहां पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का सबसे पहले आउटपुट लिखूं तो सिंपल है, एटीपी चेक कर लेते हैं भैया। एटीपी कहां बना, सिर्फ और सिर्फ ये एटीपी बना है। तो एटीपी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो एसएलपी के थ्रू हुआ है। वो कितना हुआ है, 2 एटीपी का फॉर्मेशन, जो कि ग्लाइकोलिसिस के थ्रू आया। ये 2 एटीपी कहां से आया भैया, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू आपका 2 एटीपी आया। ठीक है, और एनएडीएच कितना हो गया आपका, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू 0 आया है।
तो टोटल क्योंकि 2 NADH का बना और 2 NADH यूज कर लिया। 2 NADH यहां पे ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बना था, ये 2 NADH आपके ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बना और वो 2 NADH यहां पे हमने इस्तेमाल कर लिया। तो यहां पे कोई भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ, तो आपका टोटल ATP का फॉर्मेशन कितना हो गया? 2 ATP। ठीक है, अब अगर हम वाटर देखें तो यहां पे अगर हम जाएं, यहां पे वाटर के ऊपर जाएं, देखो ग्लाइकोलिसिस का वाटर पे पकड़ लेते हैं क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का वाटर थोड़ा सा ये हो जाता है, कहां गया? हाँ, अगर हम वाटर देखें तो टोटल क्या हुआ था? 2 डायरेक्ट वाटर ग्लाइकोलिसिस में बना था। 2 डायरेक्ट वाटर क्या हुआ था? देखो कहां पे बना था? हाँ, यहां पे स्टेप में ग्लाइकोलिसिस में यहां पे 2 डायरेक्ट वाटर बना और यहां पे आपका 2 यूज हो गया, मतलब नेट कितना हो गया? 0। तो यहां पे आपका पूरे के पूरे प्रोसेस में यहां पे वाटर मॉलिक्यूल ही 0 है। ठीक है, तो एंटायर प्रोसेस में क्या है बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो जो आपका ग्लाइकोलिसिस में वाटर था वो 0 हो गया, NADH के थ्रू मेटाबॉलिक वाटर बन रहा था। अब NADH तो बचा ही नहीं, NADH तो बचा ही नहीं, क्योंकि कोई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा, क्योंकि NADH क्या हो गया? हमने यूज अप कर लिया फर्मेंटेशन में, तो वाटर 0 हो गया। अब अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चेक करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना हुआ है भैया? यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। तो अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या है बच्चों? 2 ATP है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड है, सिंपल एज दैट। 2 ATP एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड इसका आउटपुट हो जाता है। और वहीं अगर हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में बात करें, जो कि हमारे मसल्स के अंदर में भी होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है बच्चों? ATP सेम, SLP के थ्रू आपका 2 ATP बना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 0। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में भी क्या था भैया? जो NADH बना था वो NADH यूज हो गया। ठीक है, जो NADH बना वो NADH क्या हो गया बच्चों? यूज हो गया, तो 0 0 हो जाएगा यहाँ पे केस। तो 2 ATP, वाटर 0, कार्बन डाइऑक्साइड भी 0। क्यों? क्योंकि आउटपुट में क्या था? आउटपुट में क्या था? ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, तो कोई भी आपका लॉस नहीं हुआ है कार्बन का इसमें। ठीक है, तो इसमें आउटपुट क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ 2 ATP। इसका लॉस क्या होता है बच्चों? इसमें जो आउटपुट बनता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंपल प्रोसेस था यार ये। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल प्रोसेस हो जाता है ये। क्लियर? काफी ज्यादा सिंपल प्रोसेस हो जाता है ये। अब हम लास्ट पार्ट पे जाएंगे, वो क्या बच्चों? RQ, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट का। मैंने क्या कहा था? छोटा ही चैप्टर है यार ये। बड़े चैप्टर आपके क्लास 11 के स्टार्टिंग में ही खत्म हो गए। बड़े चैप्टर आपके क्लास 11 के एकदम स्टार्ट में ही खत्म हो जाते हैं। तो हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो हम जानेंगे बच्चों RQ वैल्यू के बारे में। RQ वैल्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है? RQ वैल्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्सॉर्ब्ड। कितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और कितना आपका ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा है, उसी का आपका हम क्या कहते हैं? इसका हम रेशियो से बनाते हैं। ठीक है, कितना आपका रिलीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, हम कितना ऑक्सीजन यूज करके। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले जानेंगे एक जर्मिनेटिंग सीड का ऑफ सीरियल का। हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट में किसका? जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ अ सीरियल। जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ सीरियल्स। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या फॉर्मूला होता है? 6 ऑक्सीजन प्लस C6H12O6, जो कि हमने अभी पढ़ा है। वो क्या यील्ड करता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर यील्ड आउट करता है। ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 वाटर। तो अगर आप इसके RQ फॉर्मूला लगाओगे, RQ का फॉर्मूला लगाओगे, तो RQ के फॉर्मूले के हिसाब से 6 कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन 6 ऑक्सीजन गिव्स आउट टू बी 1। तो RQ वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ऑलवेज 1, याद रखिए। RQ वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमेशा क्या होती है बच्चों? 1 होती है। फिर आते हैं बच्चों फैट्स के बारे में। फैट्स के अंदर में ये याद रखेंगे आप सभी लोग, द C/O रेशियो हमेशा हाई होता है। मतलब क्या हुआ? आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होगा और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होगा और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में ट्राइपाल्मेटिन का एग्जांपल दे रखा है। तो 2C15H98O6
प्लस 145 O2 गिव्स आउट 102 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 98 वाटर। फॉर्मूला में पुट करिए। आर की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था भैया, कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना 102 अपॉन 145। तो देखिए पूरा हो गया कि नहीं। यहाँ पे देखिए बच्चों आपका कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर कम है और ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है, तो लगभग ये जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 0.7। तो आर की वैल्यू ऑफ फैट इज अराउंड 0.7 आपकी आर की वैल्यू ऑफ फैट आ जाती है। ठीक है, अब हम जाते हैं बच्चों तीसरे की तरफ, प्रोटीन्स। तो अगर हम प्रोटीन्स में देखें तो आर की वैल्यू ऑफ प्रोटीन, अगर हम प्रोटीन्स में जैसे कि एक जर्मिनेटिंग लेग्यूम सीड देखें, एक जर्मिनेटिंग लेग्यूम सीड चेक करें, तो उसके अंदर में भी जो आर की वैल्यू है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन चेक करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमेशा कम होगा और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगा। मतलब ये आपका लेस देन व्हेन वैल्यू जाएगी तो अराउंड 0.9 के करीब वैल्यू जाती है इसकी। ठीक है, इसकी जो प्रोटीन की जो वैल्यू जाती है वो कितनी जाती है बच्चों, 0.9 के करीब इसकी वैल्यू जाती है। अब वहीं अगर हम चौथा कंपोनेंट देखें वो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। अगर हम ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात करें तो ये कैसे होते हैं, ऑक्सीजन रिच होते हैं। तो बट ऑब्वियस सी बात है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा हाई फॉर्म में जाती है। ठीक है, और ये मोर देन वन फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा मोर देन वन फॉर्म में जा रहे हैं। तो अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो वी हैव ऑक्सैलिक एसिड, उसकी आर की वैल्यू कितनी जाती है, 4 जाती है। देन वी हैव मैलिक एसिड, इसकी आर की वैल्यू कितनी जाती है बच्चों, 1.3 जाती है। देन वी हैव द सक्सिनिक एसिड, इसकी आर की वैल्यू 1.14 जाती है। ये सारे आर की वैल्यूज आपको याद करके रखने, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दीज आर की वैल्यूज, नहीं तो आपको अगर निकालना है तो आप इसके मैथमेटिकल्स टर्म्स के थ्रू निकाल सकते हैं। फिफ्थ वन हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की। अब देखो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो उसमें क्या हो रहा है, डायरेक्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 ये ब्रेक डाउन कर रहा है, डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर रहा है टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कोई भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो अगर हम इसकी आर की वैल्यू निकालें, कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन ऑक्सीजन करें, तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड 2 है और नीचे क्या है 0। तो ये अगर कोई भी चीज 0 से डिवाइड हो रही है तो वो क्या आ जाती है बच्चों, इन्फिनाइट। तो आर की वैल्यू ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन कितनी हो जाती है बच्चों, आपकी इन्फिनाइट हो जाती है। ठीक है, तो बस यही था यार चैप्टर, इतना छोटा सा ही ये चैप्टर था। तो भाई अगर चैप्टर को समझ में आया होगा तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, ठीक है, लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिए जितना हो सके। देखो बहुत मेहनत से यार हम लोग वीडियोस बनाते हैं, सो प्लीज मेक श्योर टू शेयर इट फॉर, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करें जितना हो सके यार, चैनल को सब्सक्राइब करें, जस्ट मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट कर दो यार वीडियो के ऊपर। कमेंट करोगे तो रीच बढ़ेगी वीडियो की और सर को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्लस जस्ट देखो हमारे लिए मोटिवेशन क्या है, आप लोग का प्यार है। और आप लोग का प्यार कैसे पता चलेगा हमें, कि वो लाइक्स एंड कमेंट्स के थ्रू ही पता चलता है, ठीक है। तो जस्ट गो अहेड एंड लाइक एंड कमेंट इट अप। अगर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है तो बच्चों, तो आपको टेलीग्राम चैनल यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ इस तरह बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल पूरा का पूरा मेरा दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पूरा का लिंक दिख रहा होगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, नहीं तो पिंड कमेंट में इसका लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। पिंड कमेंट में इसका लिंक है, जस्ट गो अहेड एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। तो जल्दी मुलाकात होती है बच्चों अगले वन शॉट के लिए। तो फटाफट से जाएं, कमेंट करें वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ भी मिस कर दिया तो बताएंगे। मैंने एक होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को भी सॉल्व अप करेंगे, ठीक है। तो मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान खान, बाय बाय।